गेट रेडी। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसे ही मार्च का महीना आता है, हमारे दिमाग में ये चलने लगता है कि कहां पर निवेश करना चाहिए और किस तरह से हम जो है अपनी बचत को बढ़ावा दें, टैक्स में बेनिफिट लें। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज जो है हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे अतिथि हैं विनोद सोनी जी, जो इंश्योरेंस के बारे में जो हमें डिटेल से बताएंगे और साथ ही साथ जो है हमें टैक्स बचत करने का भी एक मौका बताएंगे। साथ में तुषार जी हैं। तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तुषार जी जो है टेक्निकल किस तरह से जो है हमको सावधान रहना चाहिए, निवेश करते समय हम गलतियां ना करें, फ्रॉड से बचें और सही जगह पर सही तरीके से निवेश करें, इन सब चीज़ों के बारे में तुषार जी हमें विस्तार से बताएंगे। दर्शकों, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आप हमसे सजीव प्रश्न पूछ सकते हैं। जो हमारा लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इन नंबरों से संपर्क करके आप हमसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट उनका बेस्ट आंसर आपको देकर के संतुष्ट करेंगे। तो चलिए हम चर्चा को आरंभ करते हैं। विनोद सोनी जी, बेसिकली मार्च के महीने में आते से ही हमारे दिमाग में ये आने लगता है कि हम कैसे अपने टैक्स बचत करें, किस तरह से जो है हम निवेश करें कि हमें निवेश का भी लाभ मिले और साथ में हमें जो है टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाए। तो इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सजेस्ट करेंगे? तो अतुल जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली टैक्स सेविंग का अपना एक लिमिटेशन है। जी जी। उसमें अभी फ़िलहाल जो क्राइटेरिया है, जो भी इनकम टैक्स के रूल हैं, उसमें आप 80CCC में 80C में 1.5 लाख रुपए तक की ही टैक्स में छूट ले सकते हैं। बाकी पैसे में आपको टैक्स देना ही पड़ेगा जी। और 80C में ढेर सारे पोर्टफोलियो आ गए हैं, म्यूचुअल फंड आ गया है, एजुकेशन बच्चों की ट्यूशन फीस आ गई है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, SIPs हैं, तो ढेर सारे टूल्स हैं। तो अब अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बात करें तो टैक्स सेविंग जो सोर्स है उसके लिए ढेर सारे चूँकि टूल्स है तो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। हाँ, जो प्रोसीड्स मिलते हैं, जो पे आउट मिलते हैं, वो पे आउट 100% टैक्स फ्री होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में जी। और वो एक बड़ा कार्पस होता है, बड़ा अमाउंट होता है जी। तो मुझे लगता है कि आज जो टैक्स बचा रहे हैं उसके बजाय जो फ्यूचर में टैक्स लगने वाला है उसके बारे में सोचना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर का हमें पता नहीं है किस तरह से फ्यूचर का हमें पता नहीं है। हाँ। और दूसरी चीज़ कि कितना बड़ा अमाउंट होगा। लेट अस से कि मान लीजिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं तो कितने % रिटर्न आएगा, क्या रिटर्न आएगा, कितना बड़ा, क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस आएंगे 15 साल बाद, 20 साल बाद, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी जी। तो मुझे लगता है कि जो भविष्य में आने वाले टैक्स लगने वाले हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि अभी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने टैक्स में एक नया रूल ऐड किया है जो कि 1010D को इन्होंने अमेंडमेंट किया है। पहले 1010D की लिमिट कोई भी नहीं थी कि आप कितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में और कितना भी अमाउंट आएगा उसमें टैक्स फ्री होगा, सब्जेक्टेड कि वो उसमें इंश्योरेंस कवर हो 10 टाइम्स, फर्स्ट ईयर प्रीमियम का 10 गुना इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। राइट। अभी इन्होंने क्या किया कि 5 लाख रुपए तक की ही प्रीमियम अगले फाइनेंशियल ईयर से 5 लाख रुपए तक की ही प्रीमियम का जो मेच्योरिटी अमाउंट आएगा वही टैक्स फ्री होगा। तो अभी हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत ही गोल्डन समय है कि वो 5 लाख से ज्यादा का भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो पूरा पैसा इनको टैक्स फ्री मिलेगा अप टू द इंटायर ऑफ द पॉलिसी टर्म। तो मतलब दर्शकों इस बात को जो है नोट करिएगा कि ये 5 लाख तक ही आपको जो है बेनिफिट अगले साल तक मिलेगा। तो बी अलर्ट, पहले ही कर लें। जी, हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, वीरेंद्र कुमार जी। जी हेलो। हेलो, महेंद्र पटेल जी। हाँ
हाँ, महेश दमोह पटेल से। दमोह से जी, बोल रहा हूँ। नमस्कार मेरा सर। क्वेश्चन ये है कि सर जैसे किसान बाग लोग होते हैं और साल में उनकी 2 बार आय होती है, 2 बार फसल आती है, जी तो बीमा में अपनी पूंजी और अपनी मतलब धनराशि कैसे सुरक्षित रख सकें, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें सर। इसमें क्या किसान के लिए कुछ फायदा है बीमा के माध्यम से? जी तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें जी सर। जी नमस्कार। जी। तो इनका जो प्रश्न है वो ये है कि किसान को, सोनी जी आपसे ही पूछना चाहूँगा कि 2 बार किसान को आय प्राप्त होती है, किसान को 2 बार आय प्राप्त होती है। अब वो किस प्रकार से निवेश करे, बीमा में किस प्रकार से निवेश करे जिससे उसका लाभ उनको मिल सके? अतुल जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा महेंद्र जी जी नाम से जी सर। तो महेंद्र जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न इन्होंने पूछा। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चरल इनकम में अभी फ़िलहाल जी टैक्स का कोई जी इम्प्लीकेशन नहीं है, तो सोर्स पे इनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, इनको ये ज़रूर प्लान करना चाहिए कि जैसे फसल बीमा है उसका इनको लाभ लेना चाहिए। दूसरा जो कहना चाहिए कि भविष्य में इनके आने वाली जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं, जैसे इनका खुद का पेंशन प्लानिंग, जी इनको निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि 60-65 साल बाद आदमी थोड़ा सा चाहता है कि मुझे एक रेगुलर आय हो, तो इनको ऐसा कोई प्लान लेना चाहिए कि जो इनको रेगुलर इनको पेंशन मिलती रहे। दूसरी चीज़, अगर इनकी एज कम है, बच्चों की उम्र कम है, तो इनको आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा जो पैसा लगना है सर, वो 2 चीज़ों में लगना है। एक तो हायर एजुकेशन और दूसरा मेडिकल। मेडिसिन टेक्नोलॉजी बहुत महंगी हो रही है, जी जी एजुकेशन भी बहुत कॉस्टली हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज़ें अनिवार्य हैं। तो बच्चों की हायर एजुकेशन की प्लानिंग इनको अभी से करना चाहिए, क्योंकि जो भी ये पैसा बचा रहे हैं उसको प्रॉपर निवेश करना चाहिए। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो सबसे बड़ा महत्व है वो है कंपलसरी सेविंग मोड में हमको डालता है। ओके। अगर हम ना भी चाहें पैसा बचाना तो भी हमको बचाना पड़ता है। कंपलसरी सेविंग करके ही सेविंग करी जाती है। हालांकि हम इंडियंस बहुत अच्छे हैं सेविंग के मामले में, हाँ। वी आर वेरी गुड, बट फिर भी कंपलसरी सेविंग मोड में डालना चाहिए और हमेशा एक लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग है। दूसरा, इनको अपने टर्म इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर एक परिवार की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के पास है और अगर उसकी असामयिक कुछ उसके साथ दुर्घटना हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षा देने का प्रयास इनको करना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस बहुत अच्छे हैं, बहुत सस्ते भी होते हैं। और टर्म के बारे में बात करना चाहिए, पेंशन के बारे में, बिकॉज अतुल जी मैं थोड़ा आपका समय ज़्यादा ले रहा हूँ। बेसिकली हम इंडियन, हमारी कंट्री यंग कंट्री है, तो जो यंग कंट्री है वो कभी ना कभी तो ओल्ड एज भी होगी। जी जी। तो हमारे यहाँ आने वाले समय में जो बिगेस्ट प्रॉब्लम होगी वो होगी लिविंग टू लॉन्ग। अगर लंबी उम्र है तो हम, बिकॉज मेडिसिन टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, दवाइयाँ बहुत अच्छी आ रही हैं। हमसे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हेमराज जी नर्मदापुरम से। हेमराज जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं हेमराज बपुरिया राशि गांव से बात कर रहा हूं सर। जी सर, मेरा प्रश्न है कि LIC जो भारतीय जीवन बीमा निगम है जी, उसमें पॉलिसी पूरी होने के बाद जो रिटर्न मिलेगा सर, हाँ, उसमें टैक्स, कितना टैक्स लगेगा, कितना प्रतिशत उसमें छूट रहेगा? इनका प्रश्न जो है वो बिल्कुल प्योर फाइनेंशियल है। जी जी जी, मैं हेमराज जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिलहाल तो अभी आपकी 5 लाख रुपए तक का प्रीमियम आप जमा करेंगे। अगर उसमें आपके फर्स्ट ईयर प्रीमियम का 10 गुना या उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस कवर है तो आपको जितना पैसा मिलेगा उसमें 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं समझता हूँ हेमराज जी को प्रश्न का जवाब मिल चुका है। अब मैं तुषार जी से कुछ जानना चाहूँगा कि ये निवेश का निर्णय लेते समय आप नवयुवक लोगों को क्या सजेशन देंगे कि वो किसके सहारे जा करके या किस तरह से ट्रेंड एनालिसिस करें जिससे वो जो है भविष्य में लाभ कमा सकें? अतुल जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं कुछ पॉइंट्स पे ज़्यादा हाईलाइट देना चाहूँगा। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस आज के समय में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि आप ट्रेंड एनालिसिस और प्रेडिक्टिव एनालिसिस को यूज़ करते हुए एक इन्वेस्टमेंट प्लान को सेग्रीगेट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो क्या ये स्टॉक प्राइसेस के बारे में भी उसी तरह से मदद करता है? कंप्लीटली, बिल्कुल अतुल जी। इसमें ऐसा है कि जब वो स्टॉक मार्केट में आया
जी। जिस समय पे आया और किस समय पे उसको ओपन मिली, इसके अलावा वो किस लेवल के साथ ग्रोथ लिया विथ टाइम। और ये जो टाइम है कहीं ना कहीं एक इंसान को एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा लगता है। जी जी। और उसी समय को बचाते हुए अगर आप देखें इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस को आप यूज करके इस समय को बचा सकते हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार से आप देखते जाइए कि हमारे पास दो एक्सपर्ट जो एक अलग अलग स्ट्रीम के, एक निवेश के साथ टैक्स बेनिफिट भी बता रहे हैं, दूसरे जो है हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आप कैसे अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं, अपने कैपिटल में इंक्रीमेंट कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। और इससे रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, बिल्कुल आप उनको पूछिए। तो विनोद जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि एक परिवार में रहते समय मतलब अलग अलग समस्याएं सबकी होती हैं या अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। बच्चा हो सकता है, जैसा कि आपने पेंशन के बारे में बताया, टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताया। तो ऐसी सिचुएशन में एक फैमिली के लिए आप किस तरह से जो है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताएंगे या निवेश करने के लिए सलाह देंगे, जिससे उनको टैक्स बेनिफिट तो मिले ही मिले और साथ ही साथ जो है वो पूरे परिवार को सुरक्षित रखते हुए अपने धन की वृद्धि कर सकें? अतुल जी, सबसे पहले मैं हमारी दुनिया हम काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने टैक्स बचाने के लिए आप टैक्स कंसल्टेंट रखते हैं, अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी खुद की लाइफ और आपके फ्यूचर गोल्स, उनको मैनेज करने के लिए आपके पास कोई कंसल्टेंट नहीं है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना चाहिए कि एक अच्छा सा निवेश कंसल्टेंट अपने साथ रखिए, जो कि आपकी फ्यूचर जब आप नहीं रहेंगे उस वक्त उसकी आवश्यकता होगी और उस वक्त वही व्यक्ति होगा जो आपके परिवार के साथ खड़ा हमसे एक होगा। दर्शक जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप जी। नंद स्वरूप जी बाराबंकी से हैं। नंद स्वरूप जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, उत्तर प्रदेश बाराबंकी में। मैं जानना चाहता हूँ कि जिन व्यक्तियों की उम्र 60 साल क्रॉस कर चुकी है, निकल चुकी है, अब वो जीवन के लिए अपने कुछ सोच रहे, बुढ़ापा उनका कैसे कटे, तो उनके लिए बीमा में निवेश करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं? जी जी, इनका प्रश्न जो है वृद्धावस्था के लिए है कि वृद्धावस्था में कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके। बहुत अच्छा प्रश्न है नंद स्वरूप जी। अभी क्या बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हमारी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए हैं और अतुल जी, दूरदर्शन के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए भी हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे प्लान हैं। जी जी। और सबसे अच्छा प्लान है पेंशन प्लान। बिल्कुल आप चाहें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें जी। एक मुश्त रकम आप जमा कर दें, चाहे तो आप 2 साल 5 साल में टुकड़ों में जमा करें जी जी। और एक निश्चित अवधि के बाद आपको एक गारंटीड पेंशन लाइफ टाइम मिलती है, जिंदगी भर मिलती है, गारंटीड। क्या बात है। और आपको भी मिलती है और आपके पत्नी को भी मिलती है। तो मतलब आपका परिवार जो है सुरक्षित हो गया। और ऐसे आपके पास ऐसे भी प्लान है जिसमें आपका कारपास भी आपके बच्चों को मिल जाता है। और ऐसे भी प्लान है जिसमें कारपास की अगर बच्चों को आवश्यकता नहीं है, बच्चे वेल सेटल्ड हैं, तो ऐसे भी प्लान है जो आप विदाउट कारपास भी आप ले सकते हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस उम्र में 60 साल की उम्र में मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि ऐसे किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें कि उनकी कैपिटल सुरक्षित ना रहे। गारंटीड निवेश में, गारंटीड इंस्ट्रूमेंट में, गारंटीड तरीकों से इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में रिस्क नहीं लेना चाहिए। जी तुषार जी, वित्तीय सलाहकार, जैसा कि सर ने बताया कि हर निवेशक के पास जो एक वित्तीय सलाहकार होता है, और ये जो आधुनिकता के समय में हम जो है ट्रेंड एनालिसिस, डाटा एनालिसिस करके जो है बहुत सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दिस वन इज़ गुड और नॉट गुड। तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि वित्तीय सलाहकार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रिप्लेस कर पाएगी आने वाले समय में? अतुल जी, इसमें तो कोई मतलब शक नहीं कि मतलब एक वित्तीय सलाहकार जिस तरीके से रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी में, जी, ये कोई और चीज़ रिप्लेस कर पाएगी कभी? जी जी। इसके अलावा ये एक वित्तीय सलाहकार के लिए एक मददगार साबित होगा, एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक वित्तीय सलाहकार इसको इस्तेमाल कर सकता है एक लंबे समय में, एक लंबा इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए। जी जी। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये एक रिप्लेसमेंट की बात तो नहीं है, बट एक एड ऑन फीचर है जो कि एक वित्तीय सलाहकार के लिए काम करेगा। जी जी।
क्या बात है। तो मतलब दर्शकों, आप जो बहुत ज़्यादा मतलब टेक्नो होकर के बहुत ज़्यादा अलग अलग एडवाइस लेकर के या डाटा एनालिसिस करके जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आप साथ ही साथ जो है वित्तीय सलाहकार की मदद भी लें और साथ में उनकी राय भी लें कि कहाँ पर हमें किस तरह से निवेश करना चाहिए, जिससे हम आगे चल करके उसका टैक्स बेनिफिट भी लें, निवेश में भी वृद्धि हो और हमारा वेल्थ क्रिएशन हो। तुषार जी, मेरा एक प्रश्न आपसे और है कि टेक्नो काइंड ऑफ स्टॉक्स, चूँकि अब आप मॉडर्न एरा में निवेश करते हैं या वहाँ पर जो है आप हैंडल करते हैं सिचुएशंस को, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में टेक्नो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कितना लाभकारी होगा? तो जी, इसमें मुझे ऐसा अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ, मैंने खुद देखा है स्टॉक्स को। ऐसे बहुत सारे हमारे इंडिया के स्टॉक्स हैं जो टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन टेक्नोलॉजी कंपनीज ने 500% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी है पिछले गत 5 वर्षों में। तो अगर टेक्नो इन्वेस्टमेंट करना है तो यही सबसे सही मौका है। कहीं वो बबल बस्ट वाला सिचुएशन तो नहीं? बिल्कुल नहीं अतुल जी, बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी अपना क्षेत्र इतना मजबूत कर चुका है कि अब हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी है। जी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कोविड के समय में भी जब हायरिंग्स की बात हुई थी तो टेक्नोलॉजी कंपनीज ने तब भी हायरिंग करी है, आज भी हायरिंग कर रहे हैं, इससे पहले भी हायरिंग कर रहे थे जब दूसरी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को हटा रहे थे अपने जॉब से, बट टेक्नोलॉजी कंपनीज ने कभी नहीं निकाला। तो विनोद जी, आप क्या कहते हैं कि आपका नज़रिया क्या है, बिजनेस आउटलुक अगर हम कहें या मार्केट आउटलुक के बारे में डिस्कस करें, तो डिजिटल इंडिया का जो है स्लोगन भी है, तो ऐसे में कितना और कहाँ तक निवेश हमें करना चाहिए? एक इन्वेस्टर को अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना पोर्शन जो है डिजिटल काइंड ऑफ स्टॉक्स में या डिजिटल स्टॉक्स में करना चाहिए? अतुल जी, देखिए, भविष्य तो बहुत उज्जवल है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। ठीक है, शाइनिंग इंडिया है और डिजिटल कंपनियों का अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं, 5+ ईयर 10+ ईयर लेके चलते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको अगर आपकी एज ठीक ठाक है, 40, 45, 30 के आसपास आपकी एज है, आप पैसे कमा रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से करना चाहिए, निश्चित रूप से निवेश करना चाहिए। और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे रिस्क कम लेना चाहिए। बट इफ़ यू आर इन यंग एज तो यू शुड गो ऑन। बहुत अच्छी बात है। अब जरा सा मैं ये चाहूँगा कि हमारे दर्शक या निवेशक जो है बहुत डिलेमा काइंड ऑफ चीज़ों में आते हैं कि उनको कितना प्रतिशत अपनी बचत का जो है म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, कितना % उनको जो है इंश्योरेंस में निवेश करना चाहिए, या किस तरह से वो जो है निवेश अदर स्टॉक्स में या अदर एवेन्यूज में करे। तो बेसिकली अतुल जी, उसके लिए कोई फार्मूला या कुछ जो है आपका अनुभव? हाँ, देखिए क्या होता है, फार्मूला इसमें काम नहीं करेगा। जी। क्योंकि व्यक्ति मैन टू मैन चीज़ें डिफर करती हैं। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी की 4 भाई हैं, कोई 2 भाई हैं, तो ये ऐसा फार्मूला यहाँ नहीं चलता है। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, आज अभी भी कह रहा हूँ कि उसके लिए एक आपको अच्छे वित्तीय सलाहकार की ज़रूरत होती है, आप उसके पास जाएं। वैसे मैं आपको बता दूं, एक इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल होता है, वो एज के हिसाब से और आपकी इनकम के हिसाब से कैलकुलेट करके बताता है कि आपको इस एज में अपनी इनकम का इतना % अमाउंट म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए और इतना % अमाउंट अपने को गारंटीड, बिकॉज एक कहावत है कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। और अगर आप पूरी तरीके से डेट इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे जो कि गारंटीड रिटर्न है, तो भी आप लॉस में जाएंगे, क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट आपको उतना ही रिटर्न देगा जितना हमारी जीडीपी होगी, उसी के आसपास होगा। मालूम पड़ा महंगाई बढ़ रही है, 8%, हमारा रिटर्न बढ़ रहा है 7%, तो हम तो दिनों दिन गरीब होते जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा बहुत पैसा अपने को अलग अलग स्टॉक मार्केट में जरूर लगाना चाहिए, जो जिससे एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर सके और हमारा पैसा थोड़ा बढ़े। इसके लिए वित्तीय सलाहकार की जरूरत है। तुषार जी, यहाँ पे जैसे कि हम लोग वित्तीय सलाहकार की बात बार बार बात कर रहे हैं, और आपका इंटेलिजेंसी या आधुनिकता में जो निवेश करने के तरीके हैं या आधुनिक भारत में जो निवेश करने के तरीके हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ऑनलाइन चीज़ों पर या टेक्नोलॉजी पर। वहाँ पे जा कर के हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं या जो वहाँ से हमको टिप्स मिलती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम जा कर के निवेश कर देते हैं। कई बार हम लोग इस तरह निवेश करते समय फ्रॉड में फंस जाते हैं। तो आप
उससे बचने के लिए या उस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आप क्या सजेशन देंगे हमारे निवेशकों को? बेसिकली फ्रॉड एनालिसिस एक पैटर्न है जिसको कि फॉलो किया जाता है, और ये मेजरली जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इसको करते हैं, जो बड़ी कंपनीज और बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो करते हैं, फ्रॉड एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं इन चीज़ों को पकड़ने के लिए। पर दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटे पैमाने पे अगर वो देखना चाहें चीज़ों की, अगर उनके साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है तो ऐसी कई सारी एजेंसीज हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, लाइक यदि कमोडिटी एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो DGFT के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी कंट्री के साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो उसमें वो हस्तक्षेप करते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे संगठन, ऑटोनॉमस बॉडीज़ एंड गवर्निंग बॉडीज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई हैं इन पे लुक आफ्टर करने के लिए। तो यदि वो किसी भी ऐसी चीज़ का शिकार होते हैं तो उन्हें इसके बारे में बताना ज़रूर चाहिए, एक बार शेयर ज़रूर करना चाहिए। जी। तो मैं अब सोनी जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह का सजेशन देते हैं अलग अलग फ्रॉड से बचने के लिए? देखिए, हमारी सरकार के पास बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छी व्यवस्था बना के रखी हुई है। आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि अगर बैंकिंग में फ्रॉड होता है किसी भी तरीके का तो बैंकिंग लोकपाल का ऑफिस होता है, हर जगह होता है। आप भोपाल में हमारे है, अभी धीरे धीरे और भी ऑफिस होने जा रहे हैं। तो बैंकिंग लोकपाल के पास अगर आप टाइमली शिकायत करते हैं तो आपका बैंक से रिलेटेड जो भी फ्रॉड है इमीडिएटली रुक सकता है। दूसरा, चूँकि मैं बीमा क्षेत्र का हूँ तो बीमा लोकपाल भी होते हैं। जी। तो बीमा लोकपाल, आप कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट, सरकार ने इतने अच्छे नियम बनाए हुए हैं फ्रॉड को रोकने के लिए, आपका जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के पीछे बीमा लोकपाल का बाकायदा एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। आपको अगर बीमा से संबंधित किसी भी तरीके का फ्रॉड हुआ है आपके साथ में, आप इमीडिएट आप उस नंबर पे कॉल करिए और आपको तत्काल सहायता मिलेगी। तो बीमा के लिए बीमा लोकपाल बना हुआ है, बैंकिंग के लिए बैंकिंग लोकपाल बना हुआ है। मेरे दोस्त ने बाकी चीज़ों के बारे में भी बताया, तो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। बस आप जो है थोड़ा जागरूक करके जागरूकता का जो है परिचय देना चाहिए। तो अब मैं चलते चलते आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को निवेश करते समय क्या सजेशन देंगे कि उनको कितना लाइफ इंश्योरेंस, कितना टर्म इंश्योरेंस और कितने का जो है अपना हेल्थ इंश्योरेंस, ये चीज़ें जो है लेनी चाहिए? तो अतुल जी, अगेन ये मैन टू मैन डिफर करता है, बट एक स्टैंडर्ड फार्मूला बता रहा हूँ कि आपकी जो भी इनकम है, जो भी आपकी सालाना आय है, एटलीस्ट उसका 30% आपको निवेश करना चाहिए। जी। और आपकी जितनी भी सालाना इनकम है उसका 200% आपको इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। इंश्योरेंस कवर, बिकॉज उतनी लाइबिलिटी आ जाती है। जी। ठीक। और बाकी जो पैसा है एज के हिसाब से म्यूचुअल फंड में दो ही तरीके के इन्वेस्टमेंट टूल होते हैं, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेट। ठीक है। तो इक्विटी और डेट का जो मिक्सचर है उसमें पूरा खेल है। हाँ। और उसी के लिए आपको एक अच्छे वित्तीय सलाहकार की आवश्यकता है। तुषार जी, आप नवयुवकों को निवेश करते समय किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मार्केट ट्रेंड को फॉलो करें जी, और रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट पे ही भरोसा करें। अगर रिसर्च नहीं है तो वहाँ बहुत अच्छा आपने कहा कि अगर रिसर्च बेस्ड ट्रेंड एनालिसिस या जो है प्रीवियस डाटा को सपोर्ट में ले करके आप निवेश करते हैं तो नो डाउट जो है इसमें बहुत लाभ होगा। तो आप सोनी जी, विनोद सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में पधारे। धन्यवाद अतुल जी। तुषार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आकर के हमारे निवेशकों को, हमारे दर्शकों को बहुत ढेर सारी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि बदलते परिवेश में हमें किस तरह से टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेकर के अलर्ट रहना चाहिए फ्रॉड से। फ्रॉड संबंधित जो आपके पास लिंक आते हैं या कोई भी मैसेजेस आते हैं उनको बड़ी बखूबियत से जो है आपको उनके एग्जामिन करना चाहिए। एग्जामिन करने के बाद ही निवेश का डिसीजन लेना चाहिए। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि आपको वित्तीय सलाहकार रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या डिजिटल वर्ल्ड में हम कितना भी आगे चले जाएं, हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं या भावनाओं को हम अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के पास कोई भावनाएं नहीं होती, कोई किसी भी तरह की फीलिंग्स नहीं होती। तो
इस बात को समझिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ है और निवेश करना, निवेशित रहना, अपने धन की वृद्धि करना वो एक अलग चीज़ है, जो कि एक वित्तीय सलाहकार ही आपको सही तरीके से जानकारी दे करके आपके धन में वृद्धि कर सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई जानकारियों को फिर हम साझा करेंगे आपके साथ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।